नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ विकास के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है यूपीपीसीएस 2025 का जो कि 12 अक्टूबर को हुआ था अभी पिछले ही महीना, तो उसका जो है आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ देख रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले यूपीपीसीएस प्री 2025 का वीडियो पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में आया था। तो दोस्तों पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 127 तक हो चुका था। 120 के बाद ही जो है अचानक माइक खराब हो गई, तो इसलिए आज बचा हुआ पार्ट जो 128 है इससे हम हल करेंगे। दोस्तों जो बाकी के पार्ट हैं वो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, उसमें है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 120 हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 120 बोल रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो जो पहली घटना है वह अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण, दूसरा इल्बर्ट बिल विवाद, तीसरा जो है नील विद्रोह एवं चौथा जो है द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। तो दोस्तों जो अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण हुआ था यह 7 फरवरी 1856 को हुआ था। तो जो अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण हुआ था यह कब हुआ था? यह जो है 7 फरवरी 1856 को हुआ था। अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के आधार पर कुशासन के बहाने अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण जो 7 फरवरी 1856 को हुआ था। जबकि इल्बर्ट बिल जो विवाद है, इल्बर्ट बिल विवाद यह 1883 में आया था। तो जो इल्बर्ट बिल विवाद है यह कब आया था? यह 1883 में आया था इल्बर्ट बिल विवाद। इस इल्बर्ट बिल विवाद में क्या था? तो इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ था। यह विधेयक भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई की अनुमति देने के लिए पेश किया गया था, लेकिन इसके खिलाफ यूरोपीय समुदाय ने बहुत विरोध किया था। फिर जो है तीसरा नील विद्रोह। तो ये नील विद्रोह कब हुआ था? तो जो नील विद्रोह है, नील विद्रोह 1859 में हुआ था। तो नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह 1859 में बंगाल में हुआ था। तो नील विद्रोह मार्च 1859 में बंगाल में शुरू हुआ और यह 1860 तक चला। यह विद्रोह ब्रिटिश नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण और दमनकारी नील की खेती प्रथाओं के खिलाफ था। जो था द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। तो जो द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध है, तो द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ? द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ है, द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध जो है 1878 से 1880 तक हुआ। तो द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 1878 में प्रारंभ हुआ तथा यह कब तक चला? 1880 तक। तो द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से प्रारंभ होकर के 1880 में चला। यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य और अफगानिस्तान के अमीरात के बीच लड़ा गया और ग्रेट गेम के हिस्से के रूप में जाना जाता है। इसे जो है ग्रेट गेम के रूप में जाना जाता है। तो इसको अब हमें जो है देखना है कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था। अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो 7 फरवरी 1856 को अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण हुआ था। तो पहले एक होगा, फिर उसके बाद 1856 के बाद जो है 1859 में नील विद्रोह हुआ था बंगाल में, तो एक के बाद 3 होगा। फिर उसके बाद जो है 1859 के बाद 1878-80 आता है, तो इसमें जो द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, तो 3 के बाद 4 होगा। फिर उसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद जो 1883 में हुआ था, तो 2 होगा। तो 1 3 4 2। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1 3 4 2। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत की गई? तो जो अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन के द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो कथन 4 होगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 130, हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो जो हिंद महासागर है उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हिंद महासागर जो है इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिथ्रियन सागर कहा था। तो हाँ, जो हिंद महासागर है इसको प्राचीन यूनानियों ने इरिथ्रियन सागर कहा था। तो कथन एक सही है। यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ। तो जो हिंद महासागर है यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो पूछ रहा है कि जो विश्व बैंक है एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है
यह एक साथ की गई। तो हाँ, जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है, इसकी स्थापना एक साथ की गई और इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रिटेन वुड अर्थात जुड़वा कहा जाता है। तो जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसे लोकप्रिय रूप से ब्रिटेन वुड या जुड़वा कहा जाता है। कथन एक सही है। तो कथन दो देखते हैं। कथन दो में बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय क्रमशः वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क है। मतलब इसका कहने का मतलब है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। हाँ, ये सही है। जबकि विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, जो कि गलत है। विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क नहीं है, विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, न कि न्यूयॉर्क है। तो कथन दो गलत है। तो कथन एक सही है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई तथा इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रिटेन वुड जुड़वा कहा गया। तो कथन एक सही है। जबकि कथन दो गलत है, क्योंकि जो विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC होगा, न कि न्यूयॉर्क होगा। तो कथन दो गलत है। अतः केवल कथन एक सही है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 132। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो जो है शिष्य एवं उनके गुरु का नाम दिया गया। तो जो कबीर थे, कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो जो कबीर दास थे, कबीर दास के गुरु का नाम जो था स्वामी रामानंद था। तो जो कबीर दास के गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। तो ए का दो होगा। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। तो जो अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। तो बी का तीन होगा। सूरदास, सूरदास के गुरु का नाम जो था वल्लभाचार्य था। तो जो सूरदास थे, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। तो सी का चार होगा। डी मर्दाना, मर्दाना के गुरु का नाम था गुरु नानक देव। तो जो मर्दाना थे, मर्दाना के गुरु का नाम गुरु नानक देव था। तो डी का एक होगा। तो 2 3 4 1। तो 2 3 4 1, इसका ऑप्शन बी सही होगा। 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जो है ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो जो अगुलहास की धारा है, अगुलहास की धारा गर्म जल धारा। तो अगुलहास की धारा क्या है? यह गर्म जल धारा है। तथा जो है ब्राजील की धारा, ब्राजील की धारा भी गर्म जलधारा है। तो अगुलहास एवं ब्राजील की जलधारा गर्म जलधारा, जबकि हमबोल्ट एवं कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा। तो यहाँ पूछ रहा है कि ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो अगुलहास की धारा एवं ब्राजील की धारा यह ठंडी जलधारा नहीं, यह गर्म जलधारा। तो एक और दो सही होगा। तो कथन एक और दो सही होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 134। पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो पहला कथन, संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए। तो पूछ रहा है कि जो पर्यावरण वहन क्षमता है, मतलब जिससे जीव जंतु सर्वाइवल आसानी से कर सकते हैं, उसे पर्यावरण वहन क्षमता कहा जाता है। तो इसमें जो है संसाधन निष्कर्षण की दर, संसाधन मतलब संसाधन जो रिसोर्सेज होता है उसके खपत की दर रिसोर्सेज के सृजन अर्थात उत्पादन की दर से अधिक होना चाहिए। नहीं, गलत है। जो रिसोर्सेज है उसके उत्सृजन की दर से कम होना चाहिए, तभी पर्यावरण संतुलित होगा। तो कथन एक गलत है। अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर होना चाहिए। तो हाँ, जो अपशिष्ट का उत्पादन है यह पर्यावरण कितना अवशोषित कर सकता है उसकी सीमा के भीतर होना चाहिए। तो कथन दो सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, केवल दो सही है। क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दर्रा दिया गया है और वह दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो उसमें देखना है कि कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, उसी को जो है हमें जो है देखना है। तो दोस्तों इसमें हमें जो गलत देखना है कि कौन सा गलत कथन गलत सुमेलित है। तो जो लिपुलेख दर्रा है दोस्तों, जो लिपुलेख दर्रा है यह लद्दाख में नहीं है। तो लिपुलेख दर्रा लद्दाख में नहीं है। लिपुलेख दर्रा जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में है। तो यह कहाँ जो है? भारत के उत्तराखंड राज्य में जो है लिपुलेख दर्रा है। यह लिपुलेख दर्रा जो है यह हिमालय में स्थित एक दर्रा है जो भारत, नेपाल और चीन तिब्बत को त्रिकोणीय सीमा पर है। तो जो लिपुलेख दर्रा है यह भारत, नेपाल एवं चीन की जो तिब्बत है उसके त्रिकोणीय सीमा पर है। यह लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में, न कि लद्दाख में। तो यही कथन एक सही सुमेलित नहीं है, यह गलत सुमेलित है। जबकि नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में एवं सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बाकी तीनों सही है, जबकि लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में। तो यही कथन एक गलत है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, केवल कथन एक होगा। क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से
कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? तो जो ईरान है और इराक, ईरान और इराक या जो खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है, जबकि बहरीन एवं कतर है। तो 2 और 3 होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 137, नीचे दिए गए कथन जिनमें अभिकथन ए और दूसरे में कारण आर दिया गया, तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो अभिकथन ए बोल रहा है कि भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। तो हाँ, जो भारत में जो है जनहित याचिका है यह कानून के शासन के लिए आवश्यक है, तो अभिकथन ये सही है। जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। तो हाँ, कारण आर भी सही है। तो जो जनहित याचिका होती है यह सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। तो अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या, सॉरी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 138, बायोस्फीयर रिजर्व पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, अर्थात जो गलत सुमेलित है उसको हमें देखना है। तो जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है यह जो मणिपुर में नहीं है, तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व यह मेघालय में है। कहाँ है यह नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व? मेघालय में है। जबकि मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में यह सुमेलित है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल में, ये भी सही सुमेलित, कथन एक सही सुमेलित नहीं है, यही गलत सुमेलित है। इसका होगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 139, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में जो पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी तथा 2025 में विजेता, तो जो कौन सा पुलित्जर पुरस्कार श्रेणी है उसमें विजेता का नाम बताना है। तो जो फिक्शन है, फिक्शन में जो है पर्सिवल एवरेट ने जीता, फिक्शन में जो है पुरस्कार विजेता पर्सिवल एवरेट ने जीता, तो ए का 4 होगा। संगीत में पुरस्कार विजेता जो है सूसी इबारत है, तो संगीत में विजेता सूसी इबारत है, तो बी का 3 होगा। जीवनी में जो है विजेता, जो जीवनी में पुलित्जर पुरस्कार श्रेणी में विजेता थे, यह जो था जीवनी में जेसन रॉबर्ट्स थे, तो सी का 1 होगा। ड्रामा या नाटक में पुलित्जर पुरस्कार श्रेणी का विजेता ब्रैंडन जैकब्स जेनकिंस थे, तो डी का 2 होगा। तो 4 3 1 2, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 4 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं 1911 में घटित हुई थी? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसी कौन सी घटनाएं जो 1911 में घटित हुई थी? तो जो बंगाल विभाजन का रद्द किया गया, जो बंगाल विभाजन रद्द किया जाना, यह जो है 1911 में हुआ था, तथा राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन। तो बंगाल विभाजन का रद्द होना एवं राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, यह दोनों घटना जो 1911 में हुआ था। जबकि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता जो है यह 1916 में हुआ था। तो कांग्रेस एवं लखनऊ के बीच जो लीग का समझौता हुआ था यह जो 1916 में लखनऊ में हुआ था। तो कथन 1 और 2 सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 141, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में अनुसूची तथा सूची 2 में विषय दिया गया है। तो जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो जो 7वीं अनुसूची है दोस्तों, 7वीं अनुसूची जो है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूचियों में 3 सूचियों में विभाजित है। तो जो 7वीं अनुसूची है यह संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूचियां हैं 7वीं अनुसूची में, तो ए का 3 होगा। जबकि जो 8वीं अनुसूची में जो है भाषा की बात कही गई है, तो भारतीय संविधान में कितने भाषा है तो वह जो है 1 होगा। जो 8वीं अनुसूची में भाषा है तो बी का 1 होगा। तथा जो है 9वीं अनुसूची में जो भूमि सुधार अधिनियम है, अर्थात कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन है, तो सी का 4 होगा। 10वीं अनुसूची, जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल के आधार पर योग्य, अर्थात 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, इसको आप याद कर सकते हैं, तो डी का 2 होगा। तो 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 देखते हैं, तो 3 1 4 2 इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, दिल्ली सरकार के बायो डिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो कथन 1, पराली को खाद में बदलने
में मदद के लिए किसानों को बायो डिकम्पोजर घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता। कथन 2, बायो डिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत है। तो जो कथन 1 है, में पराली को खाद में बदलने में मदद के लिए किसानों को बायो डिकम्पोजर घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता था। हाँ, कथन 1 सही है। बायो डिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता था। कथन 2 भी सही। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 143, जो नगर है और नगर किस नदी पे है। तो इसमें देखना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है, उसी को हमें चुनना है। तो कौन से कथन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमें देखना कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो जो बूडापेस्ट नगर है, जो बूडापेस्ट नगर है, यह डेन्यूब नदी के किनारे है। तो हाँ सही है। जो बूडापेस्ट नगर है यह डेन्यूब नदी के किनारे है। तो हाँ ये सही सुमेलित है। जो कोलोन नगर है, कोलोन नगर जो है राइन नदी के किनारे है। तो ये भी सही है। जबकि न्यू ऑर्लियंस जो नगर है, जो न्यू ऑर्लियंस सिटी है, यह जो मिसौरी नदी के किनारे नहीं है। तो जो न्यू ऑर्लियंस सिटी है यह मिसौरी नदी के किनारे नहीं है। जो न्यू ऑर्लियंस सिटी है यह मिसिसिपी नदी के किनारे है। तो किसके किनारे? तो मिसिसिपी नदी के किनारे जो न्यू ऑर्लियंस सिटी है। तो जो न्यू ऑर्लियंस सिटी है यह मिसिसिपी नदी के किनारे, न कि मिसौरी के। जबकि हैदराबाद भारत में जो है यह पलेरू नदी के किनारे नहीं है। हैदराबाद जो भारत में है यह जो मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तो यह जो मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद जो भारत में। तो कथन 3 एवं 4 यही सही सुमेलित नहीं है। तो यही पूछ रहे कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो इसका ऑप्शन 3 और 4 होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कथन 3 एवं 4। क्वेश्चन नंबर 144, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए कारण आर दिए गए। तो अभिकथन ए में उपभोक्ता उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से कम पर मोल भाव कर सकते हैं। तो हाँ, जो उपभोक्ता होते हैं यह अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर मोल भाव कर सकते हैं। हाँ, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है दोस्तों, एमआरपी होता है, कस्टमर जो उससे कम पर मोल भाव कर सकता है। लेकिन जो सेलर होता है वह एमआरपी से ज़्यादा कभी भी प्राइस नहीं रख सकता है। जबकि जो कस्टमर होता है वो उससे कम पे जो है मोल भाव कर सकता है। जैसे अगर किसी का प्राइस जो है 500 है, तो 500 से आप जो है 499 रुपये भी दे सकते हैं, 470 भी दे सकते हैं, जैसे आप बार्गेनिंग कर ले। लेकिन जो सेलर है वह कभी भी अगर उसका एमआरपी 500 है तो उसे 525 रुपए में नहीं बेच सकता है। तो वही बोल रहा है कि जो उपभोक्ता है यह अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से कम पर मोल भाव कर सकता है। तो हाँ कर सकता है, कथन ये सही है। एमआरपी वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलने ही होता है। तो जो एमआरपी वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है। तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो है एमआरपी सिर्फ उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, कि मतलब कि विक्रेता जो है क्रेता से इससे ज्यादा पैसा नहीं वसूल सकता है। तो ये कारण गलत है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ए सही किंतु आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 145, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। तो जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमें देखना कौन से कथन सही है। तो उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है। तो हाँ, जो उत्तर प्रदेश है यह देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है। कथन 2, भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। तो ये गलत है, कथन 2 गलत है। तो जो कथन 2 है दोस्तों, बोल रहा है कि भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। तो गलत है, यह अलीगढ़ में नहीं, यह आगरा में दी है। तो किस जिला में? आगरा में। कहाँ? आगरा में। तो भारत सरकार ने आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। तो यही कथन 2 गलत होगा, न कि अलीगढ़ में। तो इसका केवल कथन 1 सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखना कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो बांध है एवं नदी है, तो इसमें देखना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बांध और नदी देखना है। तो कौन सा बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों इसमें हमें देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो बगलिहार बांध है, बगलिहार बांध चिनाब नदी पर है। तो हाँ ये सुमेलित है। जबकि पंडोह बांध, जो पंडोह बांध है यह रावी नदी पर नहीं है। तो जो पंडोह बांध है यह रावी नदी पर नहीं है। पंडोह बांध जो है ब्यास नदी पर है। तो जो यह पंडोह बांध किस पर है? तो यह पंडोह बांध जो है ब्यास, जो ब्यास है, ब्यास नदी पर पंडोह बांध है। जबकि श्रीशैलम बांध जो है, जो श्रीशैलम बांध है ये भी तुंगभद्रा नदी पर नहीं है। श्रीशैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर है। तो यह श्रीशैलम बांध कहाँ है? तो यह श्रीशैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा
नदी पर है। तो श्री कृष्ण भगवान के सामने श्री कृष्ण लगाते हैं, श्री कृष्णा एक सीरियल आता था, इसलिए हम याद कर सकते हैं श्री से कृष्णा, श्री सैलम बाद कृष्णा नदी पर है। तो यही कथन 2 एवं 3 सही सुमेलित नहीं है, जबकि बगलिहार बाद चिनाब नदी पर है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, 2 और 3 यही सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो चेट्टूर शंकर नायरन है, इन्होंने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका कथन एक होगा। दोस्तों अभी जो केसरी सेकंड मूवी आई थी वह इसी पर आधारित है, जो शंकर नायरन है इन्हीं के कथा पर आधारित है, जो केसरी 2 मूवी है। तो उसमें इसको अच्छा से दिखाया गया। तो इसका ऑप्शन जो होगा एक होगा, चेट्टू शंकर नायरन ने, इन्होंने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका ऑप्शन डी होगा, केवल कथन एक होगा। क्वेश्चन नंबर 148, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किनके द्वारा जारी किया जाता है? तो पूछ रहा है कि जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है यह जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन केवल कथन एक होगा। तो इसका ऑप्शन डी होगा, केवल कथन एक। क्वेश्चन नंबर 149, नीचे 2 कथन अभिकथन ए और कारण आर दिया गया, इसमें देखना कौन सा सही है। तो जो बाबर है, बाबर ने चगताई तुर्क में तुझके बाबुरी लिखा था। तो जो बाबर है, यह बाबर जो है चगताई तुर्की में तुझके बाबरी लिखा था। कहाँ कथन ये सही है? कारण आर, तुर्की जो है मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो जो तुर्की है यह मुगल राज दरबार की राजभाषा नहीं थी, फारसी जो थी यह मुगल राज दरबार की भाषा थी। तो मुगल राज दरबार की भाषा क्या थी? तो यह जो फारसी था, न कि तुर्की, अतः कारण आर गलत है। तो केवल ए सही होगा, अभिकथन ए सही, किंतु कारण आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 150, नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो जो नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष होना चाहिए, तो ये गलत है। जो नगर पालिका सदस्य है, नगर पालिका सदस्य अथवा ग्राम प्रधान बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 21 ईयर्स है, जबकि 25 वर्ष जो है लोकसभा के लिए, लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, जो लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि राज्यसभा का जो चुनाव लड़ने के लिए, राज्यसभा एवं विधान परिषद का जो चुनाव लड़ने के लिए यह मिनिमम आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए। तो जो राज्यसभा है उसकी चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। तो इसमें जो है नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु कितना होना है? 21 वर्ष होना चाहिए। तो कथन एक गलत है। कथन 2, नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव में आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। तो पूछ रहा कि क्या नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव में जो है, जो नगर पालिका है, नगर पालिका के सीधे चुनाव में आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो हाँ, ये कथन 2 सही है। तो इसका कथन एक गलत है, कथन 2 सही है। तो इसका होगा केवल कथन 2 यही सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो दोस्तों ये जो 150 क्वेश्चन टोटल जो जीएस का यूपीपीसीएस जो 12 अक्टूबर 2025 को हुआ था, उसका जो हम लोग ऑफिशियल आंसर की के साथ देख लें। दोस्तों हर संडे को हम लोग कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत से बुक का PDF शेयर किया जाता है, जिसको आप आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, बाय।